हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये टेस्ट नंबर 26 है, ठीक है। 2988, ठीक। और इससे पहले हम लोगों ने दो टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, ये फुल कंपाइलेशन है, ठीक है। 25 नंबर और 26 नंबर। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, फेसबुक का भी ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप लोग उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और उसका जो एक बार एनालिसिस है वो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व तो करवाऊँगा लेकिन इतना डिटेल में यहाँ नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि अगर इतना डिटेल में मैं सॉल्व करवाने लगूँ यहाँ पे तो 4 घंटा लगभग जाएगा, और मैं इतना आप लोगों का टाइम नहीं ख़राब करना चाहता, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसे एक बार पढ़ लेना, और जितना हो सकेगा मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट में ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि न्यायिक निर्वाचन के संदर्भ में संवैधानिकता की परिकल्पना का निम्नलिखित में से किसके रूप में सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट है कि यह परिकल्पना है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अनिवार्य भाग है। बी है कि न्यायपालिका की यह परिकल्पना है कि विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान तब तक असंवैधानिक होता है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो अथवा उसके द्वारा किसी मूल अधिकार का उल्लंघन ना किया जा रहा हो, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा कि यह धारणा है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है अंतर्निहित हैं। डी ऑप्शन है उन विषयों में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का आधार जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हमको देखने को मिलता है, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही है कि जो ये न्यायिक निर्वाचन के संदर्भ में जो संवैधानिकता की प्रकल्पना का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, ये न्यायपालिका की यह प्रकल्पना है कि विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान जब तक संवैधानिक होता है तब तक कि वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ना हो, उसके द्वारा किसी मूल अधिकार का उल्लंघन ना किया जा रहा हो। तो ये स्पष्ट जो है इसका वर्णन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, ऐसा कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी होता है जो जानबूझकर 5 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ना चुका रहा हो और आपराधिक मामले से बचने के लिए फरार हो गया हो। सेकेंड है, ऐसी किसी भी व्यक्ति को उस ऋणदाता संस्था द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है जिससे उसने ऋण लिया हो। तो ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि वह संस्था नहीं है। ये जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी एक्ट आया था 2016 वाला, उसके अंतर्गत उसे घोषित किया जाता है भगोड़ा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये 5 करोड़ कहा गया तो ये भी गलत है, ये 100 करोड़ की राशि होती है, ठीक है। 100 करोड़ से जो है कम नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ से अधिक राशि वाले को ही घोषित किया जाता है आर्थिक भगोड़ा। तो हमारा इसमें जो है कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ना तो एक ना ही दो। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद रूल्स ऑफ ओरिजिन किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो फर्स्ट है, विदेशी शिक्षण संस्थानों को घरेलू देश में उनके परिसरों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने से। सेकेंड है, काले धन की राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से निवेश में विनियमन करने से। सी ऑप्शन है कि घरेलू देश में विदेशी ई कॉमर्स फर्मों को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने से। और डी ऑप्शन है हमारा कि जो घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की डंपिंग को रोकने के लिए व्यापारिक मापदंडों का विकास करना। तो ये डी ऑप्शन सही है, जो घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की डंपिंग रोकने के लिए व्यापारिक मापदंडों का विकास करने से जो है इसी को कहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया FOA फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली को घोषित करने में निम्नलिखित में से किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है, खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा। बी है, कृषि एवं जैव विविधता। सी है, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ। फोर्थ है कि सांस्कृतियाँ मूल्य प्रणालियाँ सामाजिक संगठन। और फिफ्थ है कि भू परिदृश्य और सागर परिदृश्य विशेषताएं। तो ये पांचों जो है सही हैं। ये मतलब जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत घोषित करता है, ये इनके मापदंड हैं।
तो हमारा ऑप्शन हो गया डी सही है, सारे सही हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य में लिखित आज्ञापत्र संबंधित है। तो फर्स्ट है वैदिक ग्रंथों पर टीका, बी ऑप्शन है मराठा राज्य के राजनीतिक सिद्धांत, सी है मराठा संघ के गठन के दौरान विभिन्न मराठा परिवारों के मध्य अनुबंध, और डी है मराठा भाषा के व्याकरण के सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हमारा जो मराठा राज्य के राजनीतिक सिद्धांत थे इसी को मराठा साम्राज्य के काल को लिखित आज्ञापत्र कहा जाता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जिग जैग तकनीकी संबंधित है। तो फर्स्ट है ईंट भट्टों से ईंधन बचत प्रौद्योगिकी, बी है यातायात की भीड़ से बचने के लिए रणनीतिक सड़क विकास योजना, सी है अधिक उपज के लिए फसलों के संस्करण की तकनीकी से, और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बैटरी चार्जिंग संबंधी विकल्पों से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो ये ईंट के भट्टों में ईंधन बचत प्रौद्योगिकी है, यही जिगजैग तकनीकी इसी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण नामता परिषद, स्थायी समितियां, आयुक्त शामिल होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है राज्य में किसी नगर निगम का गठन राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित अधिनियम के तहत किया जाता है। बी है नगर निगम परिषद का प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और नगर आयुक्त परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ये जो हमारा सेकेंड है ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये राज्य द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है, जो ये प्रत्यक्षता जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये महापौर होता है नगर निगम का, जो 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बी वाला मतलब सेकेंड ऑप्शन तो हमारा इसमें गलत हो गया। लेकिन जो ये फर्स्ट वाले में कहा गया है कि गठन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, राज्य विधायिका के एक्ट द्वारा किया जाता है, और इसका कार्यान्वयन नगर आयुक्त परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। तो 3 भी सही हो गया, तो 1 और 3 हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि महायान बौद्ध संप्रदाय के एक केंद्रीय तत्व बोधिसत्व का उद्भव अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। सेकेंड है महायान बौद्ध संप्रदाय की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से ही मोक्ष प्राप्त करता है। थर्ड है कि सभी ज्ञात बोधिसत्व पुरुष हैं, क्योंकि महायान बौद्ध संप्रदाय में देवियों की पूजा को बढ़ावा नहीं था। तो ये गलत है, इनकी ये देवी और देवता दोनों की पूजा को बढ़ावा इसमें दिया गया था, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और ये जो कहा गया कि स्वयं के प्रयासों को, तो नहीं, जो ये महायान बौद्ध संप्रदाय की जो मान्यता थी इसमें कहा गया था कि स्वयं के प्रयास से दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराना ही मतलब सबसे उत्तम कार्य है। निर्वाण प्राप्त कराना जो है उत्तम कार्य है, जो अपने निर्वाण के विपरीत। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन और ये जो कहा गया है कि जो अशोक के शासनकाल में, तो ये भी गलत है। ये अशोक के शासनकाल में नहीं, ये कनिष्क के शासनकाल में बोधिसत्व जो था इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है स्टेम सेल ऊतक विशिष्ट संरचनाओं वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड है स्टेम सेल भ्रूण में पाई जाती है, और स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका तो ये स्टेम सेल भ्रूण कोशिका में पाई जाती हैं, और स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर का उपचार होता है, तो सही है। तो हमारा 2 और 3 सही हो गया, तो सी ऑप्शन। लेकिन ये विशिष्ट ऊतक कोशिका नहीं होती, ये भ्रूण कोशिका होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे कहा गया है कलिंग मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में देउल क्या है, देउल का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट है यह गर्भगृह होता है जिसमें देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, या बी है या श्रद्धालुओं की धार्मिक सभा के आयोजन हेतु निर्मित हाल है, या मंदिर की वक्रीय मीनार या शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, या मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार होता है। तो ए ऑप्शन सही है, या गर्भगृह होता है जो देवी देवताओं को प्रतिष्ठित करता है। जो ये हमारे कलिंग के मंदिर हैं जो हमारे उड़ीसा में देखने को आप लोगों को मिलते हैं फ्रीक्वेंटली, ये नागर शैली में निर्मित होते हैं, और इन्हीं का जो गर्भगृह होता है उसे ही देउल कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जैसे ये लिंगराज मंदिर हो गया, और उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो गया, यही सब इसमें पुरी का मंदिर हो गया, ये सब शामिल हैं इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया तुम्बा, तरब और तबली शब्द किस प्रकार के वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो फर्स्ट है घन वाद्य यंत्र, बी है ताल वाद्य यंत्र, सी है सुशिर वाद्य यंत्र, और डी है तात वाद्य यंत्र। तो इसका सी डी ऑप्शन सही है, ये तात वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मतलब किसी चीज़ से मढ़कर बनाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन्हें तात वाद्य यंत्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में ट्रैफिक कैस्केड
शब्द संदर्भित करता है। तो ट्रैफिक कैस्केड के बारे में बताना है तो फर्स्ट है 2 या 2 से अधिक परिभाषाओं की सीमा पर जनसंख्या या समुदाय संरचना में होने वाले परिवर्तन। बी है सामान्यतः पौधे के किसी भाग के शीर्ष के पीछे की ओर होने वाली क्रमिक मृत्यु। सी ऑप्शन है यह श्रृंखला में या खाद्य श्रृंखला में एक घटक के दूसरे घटक में ऊर्जा प्रवाह के। डी ऑप्शन है ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी को हटाए या प्रवेश कराए जाने की पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। जो हमारा ये ट्रैफिक कास्केड है, इसे जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी को हटाए या प्रवेश कराए जाने पर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, इसी को कहते हैं कास्केड, ट्रैफिक कास्केड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि के संदर्भ में बताया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है इसे नवाचार, अनुसंधान एवं विकास के पारितंत्र के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु तो निधियों की निधि के रूप में स्थापित किया गया है। सेकेंड है इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो ये गलत है। जो ये बताया गया है कि ये तो गलत हो गया है, क्योंकि इसमें जो था हमारा जो केनरा बैंक थी और केनरा बैंक के साथ ये जो हमारा फंड बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि फंड बनाया गया, इसके अंतर्गत इसका प्रबंधन किया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला सही है ये कि इसे नवाचार, अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु निधियों और निधि के निर्माण में निधि को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया, केवल एक। नेक्स्ट है कि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अवरोध प्रवाल भित्तियाँ सागरी तटीय रेखा के समांतर विकसित होती हैं, किंतु ये गहरे सागरी लैगूनों के मध्य पृथक होती हैं। सेकेंड है तटीय प्रवाल भित्तियाँ महासागरों में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ हैं। थर्ड है वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ सामान्यतः प्रायद्वीप के चारों ओर निर्मित वृत्ताकार प्रवालों के रूप में होती हैं। तो ये गलत है, वृत्ताकार प्रवालों के रूप में नहीं होती। जो ये वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये जो सागरी लैगून होते हैं उसमें पाई जाती हैं, जो मध्य सागर में उसमें पाई जाती हैं। तो ये गलत हो गया और ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, केवल 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो कौन सही है ये बताना है। तो राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। थर्ड है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पदच्युत कर सकता है, तो मतलब पद से हटा सकता है। तो ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति हटाने की शक्ति इसके पास होती है, ये ठीक है, ये नहीं हटाता है, राज्यपाल नहीं हटाता। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। मुख्य निर्वाचन जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है इसकी करता है हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CII। ठीक है, और ये जो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया इसका, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में अकाल की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो फर्स्ट है कैंपबेल आयोग और सैडलर आयोग, और थर्ड है स्ट्रेची आयोग। तो इसका कैंपबेल आयोग और स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी अकाल के लिए। ये जो स्ट्रेची आयोग था ये 1880 में आया था आपका, और जो ये हमारा कैंपबेल की बात करें तो 1866 में इसकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, लेकिन सैडलर आयोग की बात करें तो ये हमारा विश्वविद्यालय सुधार के लिए गठित किया गया था, जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही हो गया इसमें, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उद्योग और उनकी श्रेणी के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है। तो फर्स्ट है व्हाइट गुड के बारे में, डेयरी उद्योग, फूट लूज उद्योग, हीरा उद्योग और सनराइज उद्योग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो फूट लूज और सनराइज है ये तो हमारे सुमेलित हैं, क्योंकि जो फूट लूज होते हैं जो ये मतलब भार से संबंधित होते हैं कि उसमें चाहे प्रोसेस मटेरियल हो या कच्चा मटेरियल हो उसका भार सेम ही रहता है, इसीलिए ये फ्रूट लूट बोला जाता है। तो जहाँ ये कहीं भी लगाए जाते हैं, चाहे मतलब कच्चे माल के करीब लगाए जाएँ या मार्केट प्लेस में लगाए जाएँ। लेकिन सनराइज की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, जैसे जो नए नए हमारे स्टार्टअप होते हैं वो उठ रहे होते हैं, तो उन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत ये आता है सनराइज। लेकिन व्हाइट गुड में बात करें तो ये डेयरी उद्योग नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है तुम्हारा जो हमारे जो विद्युत उपकरण होते हैं जो घरेलू उपयोग के, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये लोग ये यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो ये हमारा गलत हो गया, तो 2 और 3 सही है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि वाईफाई संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो यह ए ऑप्शन है, यह संचार के लिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान प्रकाश के भाग के रूप में संदर्भित करता है। बी ऑप्शन है, यह संचार के लिए ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी के अप्रयुक्त या अल्प प्रयुक्त भाग के उपयोग को संदर्भित करता है। सी है, यह वाईफाई तकनीक में उस प्रगति को संदर्भित करता है जो वाइट नॉइज से पूर्णतः दूर करती है। डी ऑप्शन है, यह सौर ऊर्जा चालित ब्रॉडबैंड वायरलेस
तकनीकी है। तो ये बताना है कि जो वाइट फाई है ये किससे संबंधित है, कौन इसके मतलब अच्छा इसका जो अच्छा कौन है, इसके ये प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये संचार के लिए ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी के अप्रयुक्त या अल्पप्रयुक्त भाग के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन 19 नंबर। हड़प्पाई नगर नियोजन के संबंध में लिखित पर विचार करना है कि कौन सा सही है, यह बताना है। तो केवल हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरों में नगर दुर्ग स्थापित किए गए थे। सेकंड है कि इन नगरों में सुसंबद्ध सड़क व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जल निकास व्यवस्था न केवल बड़े नगरों में ही विशेषता थी बल्कि छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। तो जो ये सेकेंड और थर्ड तो हमारे सही हो गए, केवल 2 और 3। लेकिन ये जो केवल हड़प्पा में बताया गया है, तो देखो ये केवल और सभी जो वर्ड आ जाते हैं ना, तो वैसे भी वो गलत होते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं जनरली। तो क्योंकि देखो कालीबंगन में भी था, अन्य और बड़े छोटे शहर थे उनमें भी था जी। तो और इधर छोटे शहरों में बड़े शहरों में कहीं दिया गया, तो वैसे भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा होते हैं, दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा मतलब माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह चित्रांकन का वह रूप है जो चावल के आटे का उपयोग करके बनाया जाता है। यह भारत के दक्षिणी राज्यों के दैनिक जीवन का भाग है। इसका संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है और षटकोणों, बिंदुदार ग्रिड, छिपे हुए रूपांकनों और घुमावदार वक्र के साथ गणितीय अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसी कला शैली के बारे में किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है मधुबनी, बी लिप्पन, सी कोल्लम और डी वर्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो कोल्लम ये केरल में पाई जाने वाली चित्रांकन है, मतलब चित्रकला है, उसी के बारे में ये व्याख्या करता है। ये मधुबनी बिहार में पाई जाती है। और लिप्पन की बात करें तो ये आपको गुजरात में तुमको देखने को मिलती है। और ये जो वारली है ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यह बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रकलन समिति सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्टों और लेखाओं की जांच करती है। इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कैग इस समिति के मार्गदर्शन और दार्शनिक के रूप में काम करता है। तो ये गलत है, ये कैग इसके मार्गदर्शन और दार्शनिक के रूप में नहीं काम करता है। ये सार्वजनिक उपक्रम समिति के मार्गदर्शक और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है उसके मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में काम करता है। और इसमें जो है ये तो हमारा सही हो गया कि इसमें लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये लोकसभा के ही होते हैं। और जो प्रकलन समिति में सार्वजनिक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की, तो ये भी नहीं करता। ये क्या करता है कि जो प्रशासन में कुशलता है उस बारे में जो सुझाव देती है और प्रकलनों का संसद में प्रस्तुत करती है। तो ये उसका काम होता है, ना कि सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्टों की लेखाओं की जांच करना। तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा केवल 2 सही है, बी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रकाश के विभिन्न गुणों और इस प्रकार के गुणों पर आधारित परिघटना और अनुपयोगियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है परिघटना या अनुपयोग दिए हैं, गुण धर्म दिए गए हैं। दूसरी तरफ तो प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का परिरक्षण प्रकाश विक्षेपण है। मृगमरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, होलोग्राम प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। फर्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सेकंड है मुख्य सूचना अधिकारी, सी है। थर्ड है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और फोर्थ है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही हो गया, तो जो हमारा ऑप्शन इसका डी है, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सतर्कता आयुक्त और ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको जो है हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो ये सूचना अधिकारी होता है इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हस्ताक्षर और मुद्रा सहित इसकी नहीं, इसमें जो है मंत्रालय के जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके ये हस्ताक्षर होते हैं इस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा एजेंट स्मिथ संदर्भित करता है। फर्स्ट है युद्धग्रस्त सीरिया में रूसी सरकार के गुप्त साइबर अभियान। बी है भारत में लाखों स्मार्टफोनों को प्रभावित करने वाले हालिया स्मार्टफोन मालवेयर को। सी ऑप्शन है इराक के घटनाक्रम पर दृष्टि रखने के लिए अमेरिका संचालित निगरानी ड्रोन की श्रृंखला। डी ऑप्शन है मैसेजिंग ऐप पर मालवेयर के हमलों को रोकने के लिए हाल ही में विकसित फायरवॉल। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत में लाखों स्मार्टफोनों को प्रभावित करने वाले हालिया स्मार्टफोन मालवेयर है ये, जो एजेंट स्मिथ था। ठीक है,
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शैडो बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है कि यह एक अवैध विदेशी मुद्रा बाजार संदर्भित करता है जहां पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर मुद्रा का व्यापार होता है। बी है यह मुख्यतया बैंक शाखा गए बिना बैंकिंग संबंधित सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था को संदर्भित करता है। यह पारंपरिक वाणिज्य बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने वाले गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों को संदर्भित करता है। यह बैंक में क्रोनी कैपिटलिज्म को निरूपित करने वाला पद है जो राजनेताओं और बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट के परिजनों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है ये सी सही है। यह पारंपरिक वाणिज्य बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने वाली गैर वित्तीय मध्यस्थों को संदर्भित करता है, जो एनबीएफसी होती हैं हमारी एनबीएफसी, ठीक है, उन्हीं के बारे में ये बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया ब्रिटिश भारत के दौरान पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो फर्स्ट है हरिजन सेवक संघ, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अस्पृश्यता विरोधी प्रस्ताव, सी है कि श्री नारायण धर्म परिपाल योगम का गठन, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये सबसे पहले इसमें जो घटना हुई थी, ठीक है, इस घटना की बात करें तो ये हमें आपको देखने को मिलती है 1909 में, सबसे पहले ये देखने को मिलती है 1909 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें कि इनका जो ये महाड़ सत्याग्रह था तो ये 1927 में हुआ था। और हरिजन सेवक की बात करें तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। और नहीं, ये हरिजन सेवक नहीं, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार अस्पृश्यता विरोधी प्रस्ताव की बात करें तो ये 1917 में हुआ था। और जो हरिजन सेवक था इसकी स्थापना 1932 में की गई थी, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि लागत जनित मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपूर्ति पक्ष के अवरोधों से उत्पन्न मुद्रास्फीति है। सेकेंड है यह मांग के अपेक्षाकृत लोचशील होने की स्थिति उत्पन्न होती है। तो नहीं, मांग के लोचशील नहीं होने से, लोचहीन होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। और ये मुद्रा जो है ये आपूर्ति पक्ष के अवरोधों से उत्पन्न होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, केवल एक, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग वह इमेजिंग तकनीकी है जिसमें भिन्न आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अभिग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग के प्रमुख अनुप्रयोग हैं। तो फर्स्ट है वनों में वृक्ष प्रजातियों की पहचान, बी है खनिज अन्वेषण, उच्च आवृत्ति वाले संकेतों को निम्न आवृत्ति वाले संकेतों में परिवर्तित करने की चमगादड़ द्वारा निर्धारण। तो इसमें देखो वन और प्रजातियों की पहचान के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग का, और खनिज अन्वेषण के लिए किया जाता है, लेकिन ये नहीं किया जाता है जी चमगादड़ों के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो ये होते हैं ये जो चमगादड़ होते हैं डिटेक्टर पराध्वनिक आवृत्ति को श्रव्य आवृत्ति में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो एक और दो सही है हमारा। तो देख लेते हैं कौन है ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, एक और दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में कहा गया आंतरिक मलबे के संदर्भ में जिसका उपयोग सामान्यतः पृथ्वी की कक्षा में अवांछित वस्तुओं के एकत्रण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो फर्स्ट है आंतरिक मलबे के शमन हेतु कोई बाध्यकारी अभिसमय नहीं है। रिमूवल डेब्री मिशन इसरो द्वारा अंतरिक्ष के मलबे को साफ करने हेतु आरंभ किया गया प्रथम भारतीय प्रयास है। तो ये हमारा ये तो सही नहीं है और ये सही है, इसके लिए कोई बाध्यकारी अभिसमय अभी नहीं बना है। तो हमारा सही नहीं पूछा है, तो ये हो गया हमारा दो, केवल दो सही नहीं है, बी ऑप्शन सही हो गया। और ये डेब्री रिमूवल मिशन, ये रिमूवल डेब्री मिशन किया किसने है, तो यूरोपीय आयोग ने किया है, ब्रिटेन स्पेस एजेंसी और सरे विश्वविद्यालय से मिलकर के साथ मिलकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है सुर्खियों में रहे स्थल और देश। तो हनाऊ जो है ये चीन, बख्श अफगानिस्तान, रास अल एन तो ईरान। तो ये रास अल एन जो है ये ईरान का नहीं है, ये जो हमको सीरिया में देखने को मिलता है, ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था इसीलिए इसको दिया गया है। और बख्श जो है ये अफगानिस्तान में, तो ये हमारा सुमेलित है। और ये हनऊ है ये चीन में नहीं है, ये जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा केवल दो ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है 17वीं-18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास के संदर्भ में मैसूर राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मैसूर राज्य में सेना को रिसाला प्रणाली के माध्यम से यूरोपीय पद्धति पर संगठित किया गया था। भू राजस्व प्रणाली ने किसानों पर करों का प्रत्यक्ष आरोपण और वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से
उनका संग्रहण अनिवार्य किया। व्यापार हेतु फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राज्य वाणिज्यिक निगम की स्थापना की गई। तो ये तीनों हमारे सही हैं, ठीक है। ये जो टीपू सुल्तान ने ये इनिशिएटिव लिए थे, ठीक। तो हमारा ये सही हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन इसका डी है, हाँ तीनों डी सही है हमारा, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्देश्य के आधारों को व्यापकता प्रदान की गई। और थर्ड है कि इसके आपात उद्घोषणा के दौरान वाक स्वतंत्र के अधिकार को निलंबन संबंधी संवैधानिक उपबंधों को सीमित कर दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो सही उत्तर इसमें चुनना है। तो इसका केवल 3 ये सही हमारा है ऑप्शन, क्योंकि जो कहा गया है कि जो ये हमारा 19 का आर्टिकल 19 के जो 6 हमारे मूल अधिकार थे, जो हमारे बात करते थे आर्टिकल 158 358 की जो बात करते थे जो राष्ट्रपति, तो उसमें कहा गया था कि जब तक जो हमारा सशस्त्र विद्रोह अगर भारत में किसी भी राज्य में लागू होगा तो वहाँ मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे, इसका प्रोविज़न किया गया था इसमें, ठीक है। इसीलिए ये सीमित कर दिए गए थे। और ये जो 352 की बात करता है ये वाला, कि इसमें जो है आपात उपबंध की व्यापकता प्रदान की गई थी, तो ये तो हमारा सही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये तुम्हारा मंत्रिपरिषद की बात करता है, बाध्यकारी कर दिया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। तो हमारा सही हो गया केवल 3, ऑप्शन सी सही हो गया केवल 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम राज्य में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किया गया है कि ऐसी किसी भी परिषद को संसद या राज्य विधानमंडल के विभिन्न अधिनियमों के संदर्भ में निर्देशन की शक्ति निहित है। तो फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को भी है स्वायत्त शासी, जिला परिषद को सी है, राज्यपाल को डी है, मुख्यमंत्री को। तो इसके बारे में जो असम के बारे में बात करता है तो ये राज्यपाल को दिया गया है, ठीक है। और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को भी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित त्यौहार दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, सुमेलित कौन सुमेलित है ये बताना है। तो मेडाराम जथारा उड़ीसा, कंबाला तमिलनाडु और लोसूंग त्यौहार ये जो है सिक्किम। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ये सिक्किम जो है लोसूंग ये सिक्किम में होता है, तो केवल 3 सही है। लेकिन जो मेडाराम जथारा की बात करते हैं तो ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है और कंबाला कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। ये भैंसों की एक रेस होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि नाबार्ड भारत में एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान है। इस संदर्भ में नाबार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, यह ग्रामीण नवोन्मेषण निधि का संरक्षक है, यह निर्दिष्ट खाद्य पार्कों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है, या सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों का विनियमन एवं कार्य परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीनों हमारे सही हैं नाबार्ड के संबंध में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कभी कभी सुर्खियों में रहा है। यह रैंकिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, या फिर विश्व बैंक द्वारा, और डी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो इसमें बताना है किसके द्वारा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें क्या बताया, ये जो इसकी इस बार की रैंक जो आई है इंडिया की वो 44 है। और ये करता क्या है कि मतलब ये बताता है कि व्यापारिक चुनौतियों के बारे में ये रैंकिंग प्रदान करता है कि कहाँ कितना व्यापार करना सुगम है, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है विशाल भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, मरुस्थल की अंतर्निहित चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र मेसोजोइक महाकल्प के दौरान समुद्र में जलमग्न था। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही में सूत्रपिक इंडिया कार्यक्रम सुर्खियों में रहा है। तो फर्स्ट है कि वह वस्त्र क्षेत्र के विकास के संदर्भ में भी है, स्वदेशी नस्ल की गायों के शोध के संदर्भ में, बीटी कॉटन की नई किस्म पर शोध के संदर्भ में, और युवा के कौशल विकास के हेतु उनके लिए इंटर्नशिप है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो स्वदेशी नस्लों की गायों के शोध के संदर्भ में ये सूत्रापिक किया गया है। सूत्रापिक का फुल फॉर्म की बात करें
तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काऊ की बात करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का संघीय चरित्र एक मौलिक विशेषता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय चरित्र के को परिपोषित करती हैं? तो फर्स्ट है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। सेकंड है, या स्वतंत्र, यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। थर्ड है, या एकल संविधान द्वारा सुनिश्चित एकरूपता। तो ये गलत है, ये इसका जो मौलिक विशेषता के बारे में जो बताता है कि भारतीय संघ की चरित्र की, तो ये नहीं है। और ये भारतीय संविधान का लिखित होना और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। और अगर इसके साथ साथ बात करें हम कि और किस बारे में ये बात करता है, तो जो हमारा होता है, जो शक्तियों का पृथक्करण होता है, संघ का निर्माण होता है, और जो संविधान का प्रभुत्व होता है, ये भी जो है संघीय चरित्र के बारे में बात करते हैं। तो हमारा इसमें सही हो गया 1 और 2, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यमों यानी MSME के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में MSME उद्योगों में अनन्य विनिर्माण के लिए कोई भी मद आरक्षित नहीं है। भारत का 30% से अधिक निर्यात MSME उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। सार्वजनिक अधिप्राप्त नीति के अनुसार सभी CPSCs को अपने वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% MSME से खरीदना अनिवार्य है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए MSME के संबंध में, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितियां जो है शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम से संबंधित है। तो फर्स्ट है, जल निकास में ऑक्सीजन में वृद्धि, जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि। सेकंड है, जल के पोषण तत्वों में बढ़ोतरी, और ऐसा केवल ताजे जल वाले परिवेश में घटित होता है। तो ऐसा गलत है, केवल ताजे में थोड़ी हो सकता है। ताजे और जो हमारा खारा पानी है जो समुद्र वाला, उसमें भी हो सकता है। और ये जो पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये तो हमारा सही है सेकंड। लेकिन ये जो कहता है कि जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, तो ये नहीं, वृद्धि नहीं, कमी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा केवल 2 सही हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप रिजर्व ट्रांस यानी आरक्षित अंश की स्थिति को समझते हैं। तो फर्स्ट है, यह वह विदेशी मुद्रा धनराशि है जो एक देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की शर्तों पर सहमत हुए बिना आहरित कर सकता है। सेकेंड है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा धारित नगद व अन्य आरक्षित परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो मुख्यतया किसी भी देश के भुगतान संतुलन के लिए उपलब्ध है या उन जमाओं का घोतक होता है जिन्हें बैंकों को अनिवार्य रूप से मौद्रिक प्राधिकरण में आरक्षित रखना होता है। यह सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सरकार के केंद्रीय भंडार को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। या जो रिजर्व ट्रांस होता है या वह विदेशी मुद्रा धनराशि है जो एक सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर सहमत हुए बिना आहरित कर सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कि भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो इसका गठन प्रत्येक 5 साल में होता है, या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में वर्तमान विधियों की जांच करता है। इसकी अध्यक्षता विधि मंत्री करते हैं। तो ये गलत है, इसकी अध्यक्षता विधि मंत्री नहीं करते हैं। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो होते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं या हाई कोर्ट के जज करते हैं। ठीक है, और ये 5 मेंबर बॉडी होती है, 1 जज और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसमें। और ये 5 साल के बारे में जो बात करता है, तो 5 साल नहीं, ये 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ये सही है हमारा स्टेटमेंट। तो हमारा केवल 1 सही हो गया, केवल 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित व ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। वह विगत कुछ दशकों में इसका जल क्षेत्र काफ़ी कम हो गया है। इसमें वार्षिक अय्यान कली नौका दौड़ का आयोजन होता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इस झील में का व्यापक बैथीमीट्रिक मानचित्र करने हेतु इसका हाइड्रोग्राफिक यानी जल माप चित्रण सर्वेक्षण आरंभ किया है। तो उपयुक्त परिच्छेद में कौन सी झील का वर्णन करता है? तो फर्स्ट है अनाई अष्टिमुंडी झील, फिर है पुकोड झील और बेमनाथ झील, और डी है वेलयानी झील। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो वेलयानी झील है इसके बारे में बात करता है। ठीक है, और जो ये बेमनाथ झील है तो ये हमारी इसमें नेहरू ट्रॉफी होती है। ठीक है, नौका नेहरू ट्रॉफी होती है। और जो अष्टमुंडी झील है ये जो सबसे बड़ी और गहरी आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है। ठीक है, भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि विदेशी यात्रियों और उनके द्वारा भरण
किए गए मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। तो फर्स्ट है यात्री हैं, विदेशी यात्री और मुगल सम्राट हैं। तो रॉबर्ट फिच की बात करें तो अकबर, टॉमस रो, जहांगीर, एंटोनियो मॉन्टसेराट शाहजहां और जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर औरंगजेब। तो इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो जो हमारा ये जो एंटोनियो मॉन्टसेराट है ये शाहजहां के साथ काल में नहीं, अकबर के काल में आया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये रॉबर्ट फिच अकबर के काल में ये आया था, टॉमस रो जहांगीर और जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ये औरंगजेब के काल में आया था। तो 1, 2, 4 हमारा सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल की निगरानी करने के लिए नियम सूत्रबद्ध किए थे। उन्होंने सौर्य और चंद्र ग्रहों के कारणों की खोज की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इन्होंने ये खोजें की थी। तो डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि बाजार हस्तक्षेप योजना MIS एक अस्थायी मूल्य समर्थन प्रणाली है जिसे वस्तुओं की खरीद के लिए आपात बिक्री की परिस्थिति के दौरान कार्यान्वित किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो MIS का कार्यान्वयन उत्पादन में कम से कम 10% वृद्धि या वस्तु की कीमतों में 10% की कमी होने पर किया जाता है। सेकेंड है इसका कार्यान्वयन FCI इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना में सेब, सुपारी, बागवानी वस्तुएं शामिल हैं। तो इसमें जो ये FCI के बारे में बताता है तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये FCI नहीं करता, ये नेफेड करता है, ठीक है। नेफेड ये करता है, ठीक। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो गया इसका। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया, 1 और 3। चलते नेक्स्ट में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ अधिदेशित हैं। तो फर्स्ट है नई औषधियों का अनुमोदन, बी है औषधियों का खुदरा मूल्य निर्धारण करना, आयातित औषधियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, कुछ विशेष महत्वपूर्ण औषधियों के लिए लाइसेंस प्रदान करना। तो हमारा तो ये नई औषधियों का अनुमोदन भी कर सकता है जो ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, और आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, और ये जो औषधियों के लाइसेंसिंग भी कुछ औषधियों की प्रदान करता है, लेकिन ये मूल्य निर्धारण का काम इसका नहीं है। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4 भी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये मूल्य निर्धारण की बात करता है तो ये हमारा करता है जो हमारा इंडिया का जो ये संगठन होता है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है। ये काम करता है, ये खुदरा मूल्य निर्धारित करता है औषधियों का, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि राजद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसकी फर्स्ट है इसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, या पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। तो ये तो सही है कि मतलब इसका भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये आईपीसी धारा जो आईपीसी की धारा है 124A के अंतर्गत इसका है। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन जो कहा गया कि पहली बार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए, तो ये गलत है। इससे पहले भी किया गया था। इसमें 1891 में पहली बार किया गया मुकदमा जो हुआ था वो जोगिंदर बोस के संबंध में हुआ था। उन्होंने प्रेस में लेख एक छापा था उसी के संबंध में, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो गया, केवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह जनजात तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र और साथ ही कर्नाटक और केरल के समग्र क्षेत्रों में पाई जाती है। हाथियों के संरक्षण के लिए धन जुटाने के लिए नीलगिरी की ये जनजातियाँ शिल्पकार तेजी से वृद्धि करने वाले लेंटेना खरपतवार का उपयोग करके वास्तविक आकार की मूर्तियाँ ढालते हैं और उन्हें नीलाम करते हैं। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस जनजाति को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो भूटिया ए है, बी चेंचू, सी यनादी और डी वेटा कुरुम्बा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो वेटा कुरुम्बा है यही इसके बारे में बात करता है, ठीक है। और जो यनादी है ये तो तुम्हारी जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, चेंचू भी आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलती है, और जो भूटिया होती है हिमालयी क्षेत्र में देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो है मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जो दोस्त आपके टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते हैं, जिनकी टेस्ट सीरीज तक नहीं पहुँच होती है, उन्हें तो कम से कम ज़रूर आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि बहुत महंगी टेस्ट सीरीजें होती है तो सभी लोग ये विजन की टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते हैं, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन टेस्ट सीरीज़ों को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये देखो हिंदी मीडियम के लिए तो हमारे हिसाब से हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम कोई भी ले लो, इनसाइट हो गई और ये विजन की हो गई, इनके अलावा कोई इससे अच्छी तो हमको किसी की टेस्ट सीरीज अभी तक हमने देखी नहीं है।
और वैसे तो हैं अच्छी बहुत हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई यही अच्छी हैं। फिर आप लोग को जैसा लगे तो कम से कम उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इनसे पैसे में दिक्कत होती है, जो सेंटर पे नहीं जा सकते। और इस समय तो लॉकडाउन का चल ही रहा असर है, तो कोई जा ही नहीं पाता, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कर दीजिए तो दूसरों का भला हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो आज से तो यूपी में फिर से लॉकडाउन चालू हो गया है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा बाहर निकलिए, तो थोड़ा सा वैसे तो ना निकलिए तो ज़्यादा बेटर है। और अपना और अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रखिए, और थोड़ा बच के, क्योंकि कोरोना के केसेस देख रहे हैं कि देखो 20,000 प्लस जा रहे हैं डेली, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।